So guys, what's up? Welcome back to the channel, and here is the amazing revision of second part of that chapter, management and administration. ये छुटकू सा पार्ट था, पर ये छुटकू सा पार्ट भी ना सर हमको प्रॉब्लम कर रहा है। ये छुटकू से पार्ट की भी एक छोटी सी रिवीजन वीडियो बना दो ना, तो छोटी सी रिवीजन वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ये छोटू सा पार्ट, सेक्शन 88 से 95। ठीक है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जो सेक्शन 96 ऑनवर्ड्स हैं वो जनरल मीटिंग की कहानी है उसके अंदर सारी। इसके अंदर आपको कहानी दी हुई है अबाउट रजिस्टर्स, एनुअल रिटर्न, और वो सारी कहानी कवर्ड है इन द 88 से लेके 95। तो छोटे छोटे सेक्शंस हैं और दो अच्छे, मतलब दो भी नहीं बोलूंगा, तीन तीन भी नहीं बोलूंगा, चार अच्छे सेक्शन है। एक तो 88 रजिस्टर वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जिसके साथ आप 94 कनेक्ट कर लोगे कि अगर रजिस्टर को कहीं और किसी प्लेस पे रखना है तो रख सकते हैं, नहीं रख सकते, तो दैट पार्ट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, 89 90 इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल ऑनर और सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर वाला, बीओ और एसबीओ वाला। और फिर उसके बाद आपका जो 92 है एनुअल रिटर्न वाला, दैट इज इंपॉर्टेंट। बाकी सब छुटकू छुटकू पार्ट है, तो वो मैनेजेबल है, वो इजी है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 88 से। 88 बोलता है कि जो आप रजिस्टर्स रखोगे, तो आपको रजिस्टर्स कौन से बनाने हैं। तो हर कंपनी को ना रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करना पड़ेगा सर, इन द फॉर्म नंबर MGT1, जिसके अंदर आपको ईच क्लास ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर की एंट्री सेपरेटली दिखानी पड़ेगी। दूसरी चीज, आपको रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर और अदर सिक्योरिटी होल्डर मेंटेन करना पड़ेगा इन द फॉर्म नंबर MGT2। जो भी रजिस्टर आप मेंटेन करोगे उसके अंदर इंडेक्स भी होना चाहिए, पर अगर मेंबर्स 50 से कम है तो फिर आपको इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। रजिस्टर और इंडेक्स जो होगा ऑफ द बेनिफिशियल ऑनर। अब ये क्या होती है कहानी सुनना, जैसे फॉर्म जो शेयर्स होते हैं अगर वो डीमेट फॉर्म में पड़े होते हैं, तो मैंने बोला ना डीमेट फॉर्म में जो शेयर्स होते हैं तो अल्टीमेटली पैसा तो हमने लगाया है, बट ई फॉर्म में जो शेयर्स होता है वो डिपॉजिटरी मेंटेन कर रहा होता है हमारे डीमेट अकाउंट में, तो हम लोग कहलाते हैं बेनिफिशियल ऑनर्स। तो हम लोग अगर बेनिफिशियल ऑनर्स हैं तो हमारा रजिस्टर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा होगा कौन, डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी को ना डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के सेक्शन 11 में ये ऑब्लिगेटरी होता है उसके लिए कि उसको भी एक रजिस्टर यानी कि उसको भी एक रिकॉर्ड बनाना होता है ऑफ द बेनिफिशियल ऑनर्स। डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के सेक्शन 11 में लिखा है कि आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा बेनिफिशियल ऑनर्स का। तो जो रिकॉर्ड वो बना के चल रहा है ना, हम उसी रिकॉर्ड को ही मान लेंगे दैट इट इज द रजिस्टर मेंटेन्ड एज पर दिस एक्ट। यानी रिकॉर्ड्स ऑफ द बेनिफिशियल ऑनर शैल बी डीम्ड टू बी द रजिस्टर ऑफ द मेंबर एंड इंडेक्स एज पर दिस एक्ट। फिर मैंने बोला अगर एओए ऑथराइज करता है तो पहली बात तो ऑथराइजेशन होनी चाहिए, एओए में आर्टिकल्स में पावर होनी चाहिए। दूसरा, आर्टिकल में पावर होने के बाद भी अगर कंपनी चाहे, मर्जी है उसकी, ऐसा शैल नहीं लिखा कि कंपनी को बनाना ही पड़ेगा अगर एओए में पावर है ना, एओए में पावर होनी चाहिए। उसके बाद अगर कंपनी चाहे तो अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर का कुछ पार्ट आउटसाइड इंडिया मेंटेन कर सकती है, जिसको हम बोलेंगे क्या, फॉरेन रजिस्टर। यानी जो भी रजिस्टर आप सबसेक्शन 1 में मेंटेन करोगे, वेदर इट इज रजिस्टर ऑफ मेंबर और रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर या अदर सिक्योरिटी होल्डर, आप उसको बाहर भी मेंटेन कर सकते हो उन लोगों के लिए जो लोग बाहर रहते हैं। यानी जो मेंबर, डिवेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर आउटसाइड इंडिया वाले हैं, उनके लिए आप बाहर रजिस्टर मेंटेन कर लो। उस पार्ट ऑफ द रजिस्टर को हम क्या बोलेंगे, फॉरेन रजिस्टर। और अगर आपने कुछ भी डिफॉल्ट करा तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, कंपनी के ऊपर 3 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 50,000। फिर अब आते हैं इसके ऊपर रूल्स पे। रूल्स इंपॉर्टेंट है। पहला, एक तो सर हम ये रजिस्टर मेंटेन करेंगे तो कितने दिन के अंदर एंट्री हो जानी चाहिए रजिस्टर के अंदर, तो मैं बोलूंगा 7 डेज के अंदर, 7 डेज ऑफ द अलॉटमेंट। जैसे आपको शेयर अलॉट हुए या ट्रांसफर के अंदर, या फिर शेयर डिवेंचर सिक्योरिटी जो भी ट्रांसफर हुआ है, व्हाटसोएवर द केस विल बी, 7 डेज के अंदर एंट्री हो जानी चाहिए इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। यानी रजिस्टर ऑफ मेंबर में, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर में 7 दिन के अंदर एंट्री हो जानी चाहिए। 7 डेज में इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं क्योंकि इस पर एमसीक्यू पूछा हुआ है। तो आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं कितने दिन के अंदर एंट्री हो जानी चाहिए, 7 दिन के अंदर एंट्री हो जानी चाहिए। फिर सर कहां रजिस्टर मेंटेन करना है, मैंने बोला कहीं पर भी मेंटेन करो, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन कर लो या किसी और प्लेस पे कर सकते हो, बट ध्यान रखना कंडीशन ये होती है कि जब किसी और प्लेस पे मेंटेन करोगे तो वहां 1/10 से ज्यादा, मोर देन 1/10, इक्वल टू 1/10 भी नहीं, मोर देन 1/10 यानी 10% से ज्यादा मेंबर वहां रिसाइड करने चाहिए। और ऐसा करने के लिए आपको एसआर भी पास करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको रजिस्टर के अंदर डालनी है। अगर मान लो मेंबर का, डिवेंचर होल्डर का या अदर सिक्योरिटी होल्डर का स्टेटस चेंज होता है ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी या चेंज ऑफ नेम, या फिर उसके शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं आईपीएफ में और एनी अदर रीजन, तो आपको वो चीज बतानी पड़ेगी, उसकी एंट्री डालनी पड़ेगी इन द रजिस्टर एंड साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन भी बतानी पड़ेगी। फिर मैंने बोला अगर आपको कोई अथॉरिटी है वो ऑर्डर दे देती कि आपको अपने रजिस्टर को क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। अगर आपको अपने रजिस्टर को रेक्टिफाई करने का ऑर्डर दे दिया जाता है तो आपको उस चीज की नेसेसरी रेफरेंस क्या करनी पड़ेगी, ऑर्डर की उस रजिस्टर के अंदर डालनी पड़ेगी। अगर आपको कोई ये जो जुडिशियल अथॉरिटी है या सेबी है या फिर कोई और रेवेन्यू अथॉरिटी है, ये लोग आपके शेयर्स जो हैं वो क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं, यानी कि एक तरीके से जब्त कर लेते हैं, या डिबेंचर्स एक तरीके से जब्त कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। तो
वो जो ऑर्डर है जिससे अटैचमेंट का ऑर्डर आया था, गिविंग डायरेक्शन फॉर रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, या फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने डायरेक्शन दी कि आप डिविडेंड दो, इंटरेस्ट दो, ऐसा कुछ भी ऑर्डर आया था ना, अटैचमेंट का ऑर्डर या फिर ये रेमिटेंस का ऑर्डर, ये ऑर्डर आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर के अंदर इसकी रेफरेंस डालनी पड़ेगी। यानी कि अगर ये जुडिशियल अथॉरिटी, सेबी या रेवेन्यू अथॉरिटी, ये आपको कोई अटैचमेंट का ऑर्डर देते हैं या फिर डिविडेंड इंटरेस्ट देने की डायरेक्शन देते हैं, यानी उसका ऑर्डर देते हैं, तो देन रेफरेंस ऑफ दैट ऑर्डर विल बी रेफर्ड इन द रजिस्टर। आपको रजिस्टर के अंदर उसकी रेफरेंस डालनी पड़ेगी। और लिस्टेड कंपनीज के लिए क्या सीन है, लिस्टेड कंपनीज के लिए ये सीन है कि अगर मान लो प्रमोटर्स ने अपनी सिक्योरिटीज को प्लेज किया हुआ है, चार्ज किया हुआ है, लियन क्रिएट किया हुआ है या उसको हाइपोथिकेट किया हुआ है, तो उसके पर्टिकुलर्स भी रजिस्टर के अंदर डलेंगे 15 दिन ऑफ द इवेंट में। मतलब जिस दिन वो होगा, जिस दिन प्लेज, चार्ज, हाइपोथिकेशन क्रिएट होगा, 15 दिन के अंदर अंदर आपको वो चीज को रजिस्टर के अंदर डाल देना है। और प्लेजी का नाम, और अगर कोई प्लेज रिवोक हुई है तो फिर उसकी डिटेल भी आपको 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर के अंदर डालनी पड़ेगी। सर ऐसी कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है तो उसके रजिस्टर ऑफ मेंबर में कुछ पर्टिकुलर्स लिखने पड़ेंगे। हमने बोला सर वो पढ़ा दो बुक से, वो पढ़ा दो बुक से, यानी वो आपको लिखने पड़ेंगे इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। सो यू हैव टू राइट डाउन द सर्टेन पर्टिकुलर्स, यू हैव टू राइट डाउन द सर्टेन पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच मेंबर। हर मेंबर के रिस्पेक्ट में ये पर्टिकुलर्स लिखने पड़ेंगे वो कंपनी को जिस कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है। पहला, उस मेंबर का नाम क्या है, दूसरा उसका एड्रेस क्या है, तीसरा ईमेल एड्रेस, चौथा पैन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, फादर्स मदर स्पाउस नेम, ऑक्यूपेशन, स्टेटस, नेशनैलिटी, और अगर मेंबर माइनर है तो उसके गार्डियन का नेम एंड द डेट ऑफ बर्थ ऑफ मेंबर एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द नॉमिनी। फिर वो बंदा कब मेंबर बना, कब डेट ऑफ सेसेशन है, क्या अदर कोई उसका, उस बंदे का कोई और इंटरेस्ट है या नहीं है कंपनी के अंदर, ठीक है, कितना अमाउंट की गारंटी दी हुई है उसने, क्योंकि कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो गारंटी अमाउंट बोला होगा कि वाइंडिंग अप के समय इतने पैसे दूंगा, वो बता देना। एंड इंस्ट्रक्शंस इफ एनी गिवन बाय द मेंबर विद रिगार्ड टू सेंडिंग ऑफ नोटिस। अगर उस मेंबर ने कोई इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि आप मुझे नोटिस भेजोगे तो ऐसे भेजना, तो वो इंस्ट्रक्शन के बारे में भी आप बता देना। यानी ये एक ऐसा पढ़ लेना कि हाँ ये वो वाले पर्टिकुलर्स हैं जो उस रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखे जाएंगे जिन कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है, तो हर मेंबर के रिस्पेक्ट में आपको ये पर्टिकुलर्स लिखने पड़ेंगे। फिर हम आते हैं फॉरेन रजिस्टर वाले पार्ट पे। उसके रूल्स इंपॉर्टेंट है। फॉरेन रजिस्टर जब कंपनी ओपन करेगी, तो जैसी ओपन करेगी, मतलब जब कंपनी वहां पर बनाएगी, बाहर एक फॉरेन रजिस्टर बनाएगी, तो कंपनी को आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा इन द फॉर्म नंबर MGT3 30 डेज ऑफ द ओपनिंग में। फिर अगर मान लो कभी भी सिचुएशन चेंज करते हो, मान लो आज रजिस्टर आपने यहां रखा हुआ था, अब आप फॉरेन रजिस्टर किसी और प्लेस पे रख रहे हो या उसको डिसकंटिन्यू कर देते हो, तो भी 30 डेज के अंदर अंदर आप बता दो, 30 डेज ऑफ द चेंज से या 30 डेज ऑफ द डिसकंटिन्यूएशन से। मतलब अगर आपने जगह चेंज करी तो जगह चेंज करने से 30 दिन के अंदर आरओसी को बता दो, और अगर आपने डिसकंटिन्यू कर दिया तो डिसकंटिन्यूएशन से 30 डेज के अंदर आरओसी को बता दो। फॉरेन रजिस्टर जो होगा उसको पार्ट ही माना जाएगा किसका, प्रिंसिपल रजिस्टर का। जिस सेम फॉर्मेट में आप प्रिंसिपल रजिस्टर बनाते हो उसी सेम फॉर्मेट में आपको फॉरेन रजिस्टर बनाना है। फॉरेन रजिस्टर को इंस्पेक्ट किया जा सकता है, उसके एक्सट्रैक्ट निकाले जा सकते हैं और उसकी कॉपी ऑब्टेन की जा सकती है। फॉरेन रजिस्टर जब क्लोज होगा तो क्लोज करने से पहले आपको 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी, और वो 2 न्यूज़पेपर कहां वाले, वो प्लेस वाले जहां फॉरेन रजिस्टर रखा हुआ है, उनको बताओगे तो सही ना कि भाई अब मैं जा रहा हूं। और जो अथॉरिटी अगर रेक्टिफिकेशन ऑर्डर देगी तो वो फॉरेन रजिस्टर पर भी बाइंडिंग होगा। अगर रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर आया और वो फॉरेन रजिस्टर से रिलेट करता है तो उस पर भी बाइंडिंग होगा। जितनी भी एंट्रीज फॉरेन रजिस्टर में एंटर की जाएंगी वो सिर्फ तभी एंटर होंगी, इट इज एंटर्ड ओनली आफ्टर द अलॉटमेंट और ट्रांसफर। जो भी एंट्री फॉरेन रजिस्टर में एंटर करोगे उसकी कॉपी इंडिया में भी भेजी जाएगी 15 दिन के अंदर अंदर है। जिस तो कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे क्या करेगी, डुप्लीकेट फॉरेन रजिस्टर अपडेट करके रखेगी, यानी फुल्ली अपडेटेड डुप्लीकेट फॉरेन रजिस्टर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन होगा। और ये जो डुप्लीकेट फॉरेन रजिस्टर होगा ना, इसको भी डीम्ड पार्ट माना जाएगा किसका, इट विल बी डीम्ड एज अ पार्ट ऑफ द फॉरेन प्रिंसिपल रजिस्टर, प्रिंसिपल रजिस्टर का ही इसको पार्ट माना जाएगा। अगर फॉरेन रजिस्टर कॉन्टिन्यूएंस में है तो जब तक फॉरेन रजिस्टर कॉन्टिन्यूएंस में है, एंट्रीज रिलेटेड टू द फॉरेन रजिस्टर शुड नॉट बी एंटर्ड इन एनी अदर रजिस्टर, उसको किसी और रजिस्टर में एंटर नहीं करना। एंड कंपनी क्या कर सकती है, फॉरेन रजिस्टर डिसकंटिन्यू कर सकती है, पर जैसे ही डिसकंटिन्यू होगा सारी एंट्रीज जो फॉरेन रजिस्टर की थी वो या तो किसी और, अगर कोई और इंडिया के बाहर और भी कोई फॉरेन रजिस्टर आपका खुला हुआ है तो उसके अंदर वो एंट्रीज ट्रांसफर कर दो, और अगर नहीं खुला हुआ तो फिर आप उसको सारे को ट्रांसफर कर दो इन द प्रिंसिपल रजिस्टर इन इंडिया, राइट। फिर मैंने बोला ये जो भी एंट्रीज की जा रही हैं रजिस्टर्स के अंदर, इनको ऑथेंटिकेट कौन करेगा, कौन बंदा ये एक तरीके से आश्वासन देगा कि ये एंट्रीज ठीक है। तो जितनी भी एंट्रीज आप रजिस्टर के अंदर या इंडेक्स के अंदर करते हो वो ऑथेंटिकेट की जाएंगी बाय द CS ऑफ द कंपनी। और
पर्सन ऑथराइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पर आपको बोर्ड रेजोल्यूशन की डेट मेंशन करनी पड़ेगी जहां से ऑथराइजेशन मिली होगी। और अगर एंट्रीज फॉरेन रजिस्टर की है तो उसको या तो कंपनी का सीएस सर्टिफाई करेगा, मतलब सर्टिफाई मतलब ऑथेंटिकेट करेगा बेसिकली, नॉट सर्टिफाई। और पर्सन ऑथराइज बाय द बोर्ड बाय साइनिंग टू ईच एंट्री पे साइन कर करके वो उसको ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ ये एंट्री एकदम ठीक है। फिर हम आते हैं सेक्शन नंबर 94 पे। सेक्शन 94 ये बोलता है कि आप अगर रजिस्टर को रखना चाहो तो कहां रखोगे, तो हमने बोला रजिस्टर और जो भी एनुअल रिटर्न की कॉपी है वो हम रखेंगे एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। पहले तो बोला रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना है, पर अगर कहीं और रखना है तो मैंने बोला रख सकते हो, वहां 10% से ज्यादा लोग रिसाइड करने चाहिए, 10% ज्यादा मेंबर रिसाइड करने चाहिए, और ऐसा करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। फिर मैंने बोला जो भी रजिस्टर बने आपके अंडर सेक्शन 88 और जो आपकी एनुअल रिटर्न की कॉपी थी, इसको इंस्पेक्ट किया जा सकता है ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। कोई भी बंदा आके ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स इंस्पेक्ट कर सकता है। मेंबर, डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर आएंगे तो विदाउट फी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। कोई अदर पर्सन आएगा तो पैसे देने पड़ेंगे भाई। फिर आपको क्या देनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी। वो फीस आपकी एज पर एओए होगी, पर वो फीस मैक्सिमम 50 रुपए हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। यानी कंपनी एओए में 50 रुपए तक लिख सकती है, इससे ऊपर लिखेगी भी तो कोई कोई आपको फालतू पैसे नहीं मिलने वाले, मैक्सिमम 50 रुपए मिलेंगे, ठीक है। और कभी कभी कंपनी ऐसा करती है कि टाइम को रिड्यूस कर देंगे, बट आप टाइम को 2 घंटे से ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते ना कि तुम इंस्पेक्शन करने आ सकते हो बिजनेस आवर्स के दौरान, पर हम इंस्पेक्शन खोलेंगे 12:04 से लेके 1:02 तक, बस इतनी देर के लिए खुलेगा, 58 मिनट्स के लिए हम इंस्पेक्शन। अरे चल भाई, ऐसे थोड़ी होता है। कम से कम तुमको 2 घंटे के लिए तो इंस्पेक्शन ओपन रखनी पड़ेगी, ठीक है सर। फिर अगर ये लोग कोई भी कॉपी ऑब्टेन करना चाहते हैं, यानी दे वांट टू ऑब्टेन अ कॉपी, तो ये कॉपी ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके लिए आप फीस चार्ज कर सकते हो जो कि एओए में लिखी होगी, बट नॉट एक्सीडिंग 10 रुपीज पर पेज, ठीक है। कंपनी को फिर ये प्रोवाइड करना पड़ेगा 7 डेज के अंदर अंदर। फिर रूल 14 बोलता है कि पर्टिकुलर्स क्या क्या आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, मतलब एड्रेस और रजिस्टर्ड एड्रेस, बंदे का एड्रेस, यूआईएन, ईमेल आईडी, पैन, ये 4 चीजें ना तो आप इंस्पेक्ट कर सकते हो जाके, ना आप एक्सट्रैक्ट ले सकते हो इसका, ना आपको कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। यानी अगर कोई बंदा इंस्पेक्शन एक्सट्रैक्ट ले रहा है या कॉपी लेने जा रहा है तो उसको मिल जाएगा, बट ये 4 डिटेल्स कभी भी किसी की नहीं दी जाएंगी, ठीक है। एंड इट शुड नॉट बी गिवन। कंपनी जो है अगर वो रिफ्यूज करती है इंस्पेक्शन कराने से, एक्सट्रैक्ट देने से या कॉपी देने से आपको, तो पेनल्टी लगेगी कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 1000 रुपए पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹2,00,000। और सीजी जो है, जहां पर पावर डेलीगेटेड है आरडी को, वो ऑर्डर दे सकता है फॉर द इमीडिएट इंस्पेक्शन। भाई अगर कंपनी ने रिफ्यूज करा तो वो इमीडिएट इंस्पेक्शन के लिए क्या बोल सकता है, ऑर्डर दे सकता है। और डायरेक्ट दैट एक्सट्रैक्ट कैन बी टेकन बाय द पर्सन। फिर हम बोलते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ द रजिस्टर और एनुअल रिटर्न। इसको कब तक प्रिजर्व करके रखना है, ध्यान रखना। रजिस्टर ऑफ मेंबर जो है परमानेंटली प्रिजर्व होगा। रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर या अदर सिक्योरिटी होल्डर रिडम्पशन से 8 साल तक के लिए प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। फॉरेन रजिस्टर जब तक डिसकंटिन्यू नहीं हो जाता तब तक आपको प्रिजर्व करना होता है। और फॉरेन रजिस्टर ऑफ द मेंबर जो था तब तक डिसकंटिन्यू नहीं जाता, तब तक परमानेंटली प्रिजर्व करके रखो। और अगर डिवेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर वाला केस है, उस केस में आप रिडम्पशन से 8 साल तक उसे प्रिजर्व करके रखो, ठीक है। और एनुअल रिटर्न जो होती है, एनुअल रिटर्न जो आपने फाइल करी प्लस कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स जो उसके साथ आपने लगाए थे, वो आपको फाइलिंग से 8 साल तक क्या करके रखने हैं, प्रिजर्व करके रखने हैं। वाओ। और ये जो सारी चीजें आपको प्रिजर्व करके रखनी है, दीज आर टू बी प्रिजर्व्ड इन द कस्टडी ऑफ सीएस ऑफ द कंपनी और पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। सेक्शन 95 एकदम फालतू सेक्शन है कि जो भी आप रजिस्टर, इंडेक्स, एनुअल रिटर्न वगैरह बना रहे हो, ये एक तरीके से एविडेंस का काम करेंगे, कुछ रेलेवेंट नहीं है 95 के अंदर, यू कैन लीव। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 91 पे। 91 बात करता है बुक क्लोजर की, ये इंपॉर्टेंट है। बुक क्लोजर क्या बोलता है, कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर और रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर को क्लोज कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ सर्टेन इवेंट्स। लाइक कंपनी बोनस इशू लेकर आ रही है तो कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज करना होता है। क्यों भाई, डेली बेसिस पे रजिस्टर ऑफ मेंबर बदले जा रहा है, डेली कोई मेंबर बन रहा है, कोई मेंबर हट रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा कि बोनस इशू किसको देना है, ये कैसे पता चलेगा डिविडेंड किसको देना है। तो आप बुक्स को किसी दिन तो क्लोज करो ना, एक दिन बुक को क्लोज करो ताकि ये पता लगा पाए कि अच्छा इन लोगों को हमको ये बेनिफिट्स देने हैं। तो बुक क्लोजर किया जा सकता है। ध्यान रखना, एक बार में जब बुक क्लोज होगी तो मैक्सिमम 30 डेज के लिए क्लोज हो सकती है, एंड ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर में मिलाकर 45 डेज के लिए क्लोज हो सकती है। यानी वन टाइम यू कैन क्लोज द बुक्स फॉर 30 डेज एट वन स्ट्रेच। और अगर टोटल आप काउंट करोगे तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप टुकड़े 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 जोड़कर भी 45 डेज से ज्यादा के लिए बुक्स को क्लोज नहीं रख सकते। यानी आपने इस बार 5 दिन के लिए कर दिया, अगली बार 10 दिन के लिए कर दिया, अगली बार 15 दिन के लिए कर दिया, अगली बार 7 दिन के लिए कर दिया, अगली बार 8 दिन के लिए कर दिया, बट टोटल मिलाकर
45 डेज इन वन फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, जब भी आप ये बुक क्लोज करोगे तो एटलीस्ट 7 डेज प्रायर आपको नोटिस देना पड़ेगा, जब यानी जिस डेट को आप बुक क्लोज करने वाले उससे कम से कम 7 दिन एडवांस में आपको नोटिस देना पड़ेगा। 2 न्यूज़पेपर के अंदर, एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज जहां कंपनी का आरओ लोकेटेड है, और वेबसाइट पे भी डाल देना। अगर कॉन्ट्रावेंशन करा तो 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, मैक्सिमम 5,000 रुपए पर डे की पेनल्टी लगेगी, मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक जा सकती है। फिर हम आते हैं सेक्शन नंबर 92 पे, दैट इज एनुअल रिटर्न। सर एनुअल रिटर्न क्या होती है? ये कंपनी की एनुअल रिटर्न होती है जिसके अंदर कंपनी अपना सबसे इंपॉर्टेंट नॉन फाइनेंशियल डाटा डालती है। सर फाइनेंशियल डाटा कहां जाता है? फाइनेंशियल डाटा जाता है एओसी 4 के अंदर। फाइनेंशियल डाटा तो वहीं चला जाता है ना जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करते हो अंडर सेक्शन 137। तो जब आप एओसी 4 फाइल करते हो उसके अंदर आपका फाइनेंशियल डाटा चला जाता है, इसके अंदर जाता है आपका नॉन फाइनेंशियल डाटा। सो एवरी कंपनी shall prepare the annual return as on the last date of the previous financial year के जो particulars होंगे वो आपको उसके अंदर लिखने पड़ेंगे। अब ये लाइन की क्या इंपॉर्टेंस है अभी समझाता हूं आपको। इसके अंदर क्या क्या लिखना होता है एनुअल रिटर्न के अंदर? सर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, बिजनेस एक्टिविटीज, होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट की डिटेल। पर एक चीज समझना, ये सारी डिटेल डालनी है एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एक बात मुझे बताओ, ये एनुअल रिटर्न फाइल कब करनी होती है? सर ये जो एनुअल रिटर्न होती है ये फाइल होती है एजीएम होने से 60 दिन के अंदर अंदर। जिस दिन एजीएम हुई वहां से 60 डेज के अंदर हम ये एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं। तो सपोज करो ईयर चल रहा है 24-25, इसकी एजीएम आपने कराई 30 सितंबर 2025। अब यहां से 60 डेज में आपको क्या करना है? ये एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। तो जिस दिन आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो उस दिन की डिटेल नहीं देनी, जिस दिन आपकी एजीएम हुई एजीएम की डेट की डिटेल नहीं देनी, जिस फाइनेंशियल ईयर की एजीएम के 60 दिन के अंदर आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो वो फाइनेंशियल ईयर जहां एंड हुआ था उस लास्ट डेट पे आपके जो पर्टिकुलर्स थे वो आपको बताने होते हैं। यानी इस दिन आपकी होल्डिंग कितनी थी, इस दिन आपकी सब्सिडरी कितनी थी, इस दिन आपकी एसोसिएट कितनी थी, ये आपको बताना होता है। तो समटाइम्स इट हैपेंस लाइक मान लो 31 मार्च 2025 को मेरी 3 सब्सिडरी थी 1 2 3 S1 S2 S3, ठीक है। मई के महीने में मई मंथ में जाकर मान लो ऐसा हो सकता है हमने सेकंड वाली सब्सिडरी बेच दी, मतलब उसमें से हमने अपना स्टेक निकाल लिया। जून के मंथ में हमने और एक सब्सिडरी ले ली थी जिसका नाम था S4, उसको हमने एक्वायर कर लिया था। तो मुझे बताओ जब ये एनुअल रिटर्न फाइल हो रही होगी तो कौन सी सब्सिडरीज की डिटेल जाएंगी? 1 2 और 3 की। यस, जो फाइनेंशियल ईयर लास्ट डेट पे डिटेल थी वही भेजनी है, वही भेजनी है। तुम ये नहीं बता रहे कि मैंने ये वाली सब्सिडरी ले ली, ये हटा दी, वो अगले साल में आएगा क्योंकि वो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर चल रहा है, तो वो अगले साल के एनुअल रिटर्न में डिपिक्ट हो जाएगा। अभी आपको जो डिटेल बतानी है वो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डेट वाले दिन बतानी है। जिस दिन आपने एजीएम कराई उस दिन क्या सीन था वो नहीं बताना, और जिस दिन आप फाइल कर रहे हो एनुअल रिटर्न उस दिन कंपनी का क्या सीन है वो सब आपको नहीं बताना। दिस ऑल यू हैव टू फाइल एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फिर आपको मेंबर और डिबेंचर होल्डर्स के बारे में बताना है जो कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के क्लोज से लेके इस फाइनेंशियल ईयर के क्लोज तक चेंजेस आए हैं, उनकी डिटेल बताओ। शेयर्स, डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताओ। प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी जो चेंज हुए हैं फ्रॉम द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के क्लोज से लेके इस फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर तक, वो सारे चेंजेस बताओ। बोर्ड मीटिंग, कमेटी मीटिंग्स और क्लास मीटिंग्स जो हुई हैं या मेंबर्स की मीटिंग हुई है प्लस उनकी अटेंडेंस डिटेल, ये सारी चीज भी बताओ। रेम्यूनरेशन बताओ डायरेक्टर की, केएमपी की। पेनल्टी, पनिशमेंट अगर कंपनी या डायरेक्टर या ऑफिसर के अगेंस्ट कुछ चल रही है तो वो भी बताओ, और अगर इसकी कोई कंपाउंडिंग भी हुई है तो उसकी डिटेल भी बताओ, और अगर कोई अपील्स लगी थी तो उसकी डिटेल भी बताओ। एंड मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू सर्टिफिकेशन, जिन मैटर्स पर सर्टिफिकेशन चाहिए उनके बारे में भी डिटेल दो। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी डिटेल दीजिए एंड सच अदर मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो ये सारे कंटेंट रहेंगे एनुअल रिटर्न के, ये आपको एनुअल रिटर्न के अंदर डालने पड़ेंगे। फिर मैंने उसके बाद बोला जो एनुअल रिटर्न होगी वो साइन कौन करेगा? चेक करो कंपनी कौन सी है। अगर कंपनी स्मॉल कंपनी या ओपीसी है और कंपनी में सीएस अपॉइंटेड है तो सीएस साइन करेगा। अगर कंपनी में सीएस अपॉइंटेड नहीं है तो डायरेक्टर साइन करेगा, यानी सोल डायरेक्टर साइन कर देगा, दैट इज द वैलिड रिटर्न। अदर कंपनीज के केस में अगर कंपनी में सीएस अपॉइंटेड है तो डायरेक्टर एंड सीएस साइन करेंगे, और कंपनी में सीएस अपॉइंटेड नहीं है तो डायरेक्टर एंड पीसीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस जो है वो साइन करेंगे। फिर उसके बाद बोलता है कुछ स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंपनी। कौन सी क्लास ऑफ कंपनी? एक तो लिस्टेड कंपनी और ऐसी अनलिस्टेड कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है या टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो ऐसी कंपनीज को एनुअल रिटर्न के साथ एक सर्टिफिकेशन फॉर्म भी फाइल करना होगा, यानी पीसीएस जो होगा वो एक एमजीटी 8 भी फाइल करेगा। वैसे एनुअल रिटर्न जाती है एमजीटी 7 में, बट पीसीएस क्या करेगा, ऐसी कंपनीज को एमजीटी 7 तो देना ही है बट एमजीटी 8 भी देना है, जिसमें पीसीएस ये सर्टिफाई करेगा कि जो सारे डिस्क्लोजर्स बनने चाहिए थे एमजीटी 7 के अंदर वो सारे डिस्क्लोजर्स दिए गए हैं और एमजीटी 7 जो फाइल हुआ है वो एज पर कंप्लायंस फाइल हुआ है। ये चीज का सर्टिफिकेशन पीसीएस देगा इन द फॉर्म नंबर एमजीटी 8।
फिर मैंने बोला सिंपल फॉर्म ऑफ एनुअल रिटर्न क्या होता है। अगर स्मॉल कंपनी ओपीसी का केस है तो एमजीटी 7A होता है। ए मतलब एवरेज्ड, ए मतलब एवरेज्ड। और अदर कंपनी जो है वो नॉर्मल कंपनी वो एमजीटी 7 में अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करेगी। एनुअल रिटर्न फाइल कब करनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने एजीएम कराई है तो एजीएम कराने से 60 डेज के अंदर एनुअल रिटर्न फाइल कर देना। और अगर एजीएम नहीं हुई है ना, तो इवन इफ एजीएम नहीं हुई है तो भी एनुअल रिटर्न फाइल होगी विद इन 60 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट जहां तक एजीएम हो जानी चाहिए थी। प्लस आपको साथ में रीजन भी बताने पड़ेंगे कि आपने एजीएम क्यों नहीं कराई। और अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल ही नहीं करी तो कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। पहले तो सीधा फटका 10,000 का, उसके बाद 100 रुपए पर डे, मैक्सिमम कंपनी पे 2 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 50,000। और अगर कंपनी सेक्रेटरी साहब ने कुछ सर्टिफिकेशन में गलती कर दी तो पीसीएस के ऊपर पेनल्टी लगेगी। सीधा फटका कितने लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का। ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 89। 89 90 दोनों अच्छे सेक्शन है, आराम से समझना। 89 बोलता है कि अगर मान लो कोई बंदा है, जैसे सपोज करो कि कोई एक पर्सन है उस पर्सन ने, या एक कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसने क्या करा, उसने 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 इस पर्सन को पैसे दिए और इस पर्सन ने आगे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करे, तो ये बंदा इज जस्ट अ रजिस्टर्ड ऑनर। अल्टीमेटली बेनिफिशियल ऑनर वो पार्टनरशिप फर्म है जिसने पैसे दिए हैं। तो यहां पर क्या होता है ना, यहां पर जो रजिस्टर्ड ऑनर है और ये जो बेनिफिशियल ऑनर है, इन दोनों को डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कंपनी को दैट यस वी आर द रजिस्टर्ड ऑनर, बेनिफिशियल ऑनर कोई और है। तो 89(1) बोलता है जो रजिस्टर्ड ऑनर होगा वो कंपनी को जाकर इन्फॉर्म करेगा 30 डेज के अंदर अंदर कि मैं रजिस्टर्ड ऑनर हूं, वो बंदा बेनिफिशियल ऑनर है। और कौन से फॉर्म में, एमजीटी 4 में डिक्लेरेशन देगा। 89(2) बोलता है बेनिफिशियल ऑनर भी कंपनी को क्या देगा, डिक्लेरेशन देगा इन द फॉर्म नंबर एमजीटी 5 कि मैं क्या हूं, मैं बेनिफिशियल ऑनर हूं, वो सिर्फ एक रजिस्टर्ड ऑनर है। अल्टीमेटली बेनिफिशियल ऑनर मैं हूं। 30 दिन के अंदर अंदर आपको जाकर डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। यानी मैं बोलूं 89(1) में और 89(2) में दोनों सेक्शंस में, दोनों सब सेक्शंस में कंपनी को डिक्लेरेशन जारी है कि ये बंदा जो जिसका नाम आपने एंटर करा है ना इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, ये सिर्फ एक रजिस्टर्ड ऑनर है, इसका अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर हम है। फिर उसके बाद मैंने बोला 89 सबसेक्शन 3 बोलता है अगर मान लो कुछ भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट में चेंज आता है, मतलब कल को बेनिफिशियल ऑनर कुछ भी चेंज होता है, तो आपको तब भी कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर अंदर। 89 सबसेक्शन 4 बोलता है जब कंपनी के पास ये डिक्लेरेशंस आ जाएंगी अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, तो कंपनी जाकर आगे आरओसी को बताएगी कि आरओसी ये बंदा रजिस्टर्ड ऑनर है, ये बंदा बेनिफिशियल ऑनर है। ऐसा कंपनी बताएगी इन द फॉर्म नंबर एमजीटी 6। और कितने दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिट ऑफ डिक्लेरेशन, जब कंपनी को आई होगी डिक्लेरेशन वहां से 30 दिन के अंदर। फिर उसके बाद मैंने बोला अगर बेनिफिशियल ऑनर ने डिक्लेरेशन नहीं दी तो बेटा तुझे उन शेयर्स के रिस्पेक्ट में कोई राइट नहीं मिलेगा। पर 89 सबसेक्शन 6 बोलता है कि कंपनी जो है, कंपनी डिविडेंड तो मेंबर्स को ही देगी ना, तो कंपनी जो है रजिस्टर्ड ऑनर्स को ही डिविडेंड देगी। तो ये सेक्शन कहीं से भी कंपनी को प्रिजुडाइज नहीं करता, कंपनी को हार्म नहीं करता कि तुम मेंबर को डिविडेंड नहीं दे सकते। अरे तुम तो मेंबर को डिविडेंड दो ना, जिसका नाम आरओएम में लिखा है तुम उसको डिविडेंड दो, वो अपने आप आगे देखेंगे। और 89 सबसेक्शन 7 बोलता है अगर पर्सन ने डिक्लेरेशन नहीं लगाई कंपनी को, यानी वो पर्सन कोई भी हो सकता है, दैट पर्सन कैन बी रजिस्टर्ड ऑनर और बेनिफिशियल ऑनर, तो पेनल्टी लगेगी 50,000 की प्लस 200 रुपए पर डे, मैक्सिमम 5 लाख। और अगर कंपनी ने आगे आरओसी को नहीं बताया तो 1,000 रुपए पर डे प्लस ऑफिसर इन डिफॉल्ट, कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट दोनों पे 1,000 रुपए पर डे, मैक्सिमम कंपनी पे 5 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 2 लाख। फिर रूल 9 सब रूल 4 बोलता है कंपनी चाहे तो कंपनी क्या करेगी, कुछ पर्सन को डेजिग्नेट करेगी हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन। यानी ये जो डेजिग्नेटेड पर्सन होगा ये रिस्पॉन्सिबल होगा इंफॉर्मेशन फर्निश करने के लिए। कंपनी किसको डेजिग्नेट कर सकती है सर, सीएस को। अगर कंपनी में सीएस अपॉइंटेड है तो उसे डेजिग्नेट कर दो, अगर कंपनी में सीएस नहीं है तो केएमपी को डेजिग्नेट कर दो, और अगर दोनों नहीं है तो एवरी डायरेक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल, उसको आप डेजिग्नेट कर सकते हो। फॉर द टाइम बिंग जब तक कंपनी किसी को डेजिग्नेट नहीं कर देती तो बाय डिफॉल्ट किसको डीम्ड डेजिग्नेटेड माना जाएगा। अगर कंपनी में सीएस है तो सीएस को माना जाएगा, अगर सीएस नहीं है तो एमडी मैनेजर को माना जाएगा, और अगर ये तीनों नहीं है तो एवरी डायरेक्टर को माना जाएगा। और कंपनी जो है अपनी ये डेजिग्नेटेड पर्सन की डिटेल जो होगी ये एनुअल रिटर्न के अंदर लिखेगी, और कंपनी डेजिग्नेटेड पर्सन को चेंज करना चाहे तो कर सकती है। आरओसी को फॉर्म फाइल कर देना GNL2। और ये ध्यान रखना ये रूल 9 आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, यानी ये सब ड्रामेबाजी आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगी बेनिफिशियल ऑनर की ये वाली डिक्लेरेशन वाली। कब, अगर 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 आपने एक ट्रस्ट सेटअप किया फॉर द पर्पस ऑफ म्यूचुअल फंड या वेंचर कैपिटल फंड। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है, लोगों से आगे पैसे लेके पूल कराकर आगे कंपनीज में इन्वेस्ट कर देता है। तो म्यूचुअल फंड अगर ऐसा बार बार ये क्या बोलते हैं
ये फॉर्म फाइल करेगा डिक्लेरेशन वाला कि मैं रजिस्टर्ड ऑनर हूं, ये बेनिफिशियल ऑनर है, तो पागल ही हो जाएगा। वो तो बना ही इस पर्पस के लिए कि वो लोगों से पैसा पूल कराएगा और आगे इन्वेस्ट कर देगा। तो उसमें तो सबको ही पता है कि म्यूचुअल फंड ने जो आगे कंपनीज में शेयर खरीदे हैं उसका अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर म्यूचुअल फंड खुद नहीं है, उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी समवन एल्स। तो इन दैट केसेस आपको ये सब रेगुलेशन, ये सब रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सो अकॉर्डिंगली सच एंटिटीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल डिक्लेरेशन एज स्पेसिफाइड इन दिस रूल। तो आप वो जो MGT4 MGT5 ये डिक्लेरेशंस फाइल कर रहे थे ना, ये डिक्लेरेशंस म्यूचुअल फंड्स वगैरह को फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बनती भी नहीं है ना भाई, वो तो पागल ही हो जाएंगे, बार बार पैसे पूल कराए जा रहे हैं, बार बार डिक्लेरेशन फाइल करे जा रहे हैं। इस केसेस में ये डिक्लेरेशंस एप्लीकेबल नहीं होंगी। फिर उसके बाद एक लास्ट सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 90, दैट इज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर। यहां पर दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना। क्या इंपॉर्टेंट है? पहला, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर एक इंडिविजुअल है, ठीक है, अदर देन इंडिविजुअल नहीं है। और ये इंडिविजुअल या तो अलोन या टुगेदर विद वन और मोर पर्संस। अब ये वन और मोर पर्संस कौन है? तो मैंने बोला दैट कुड बी अ कंपनी, दैट कुड बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, दैट कुड बी अ पार्टनरशिप फर्म, दैट कुड बी अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, ठीक है, लाइक काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड और एनीथिंग लाइक दैट। इनके द्वारा मिलकर या तो खुद या इनके द्वारा मिलकर किसी कंपनी में इनडायरेक्टली इतना होल्डिंग रखता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सेक्शन में बस एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो है इनडायरेक्ट। इस सेक्शन का आधार ही क्या है? इनडायरेक्ट पे है। अगर किसी बंदे की इनडायरेक्ट होल्डिंग है, इनडायरेक्ट होल्डिंग होना जरूरी है, डायरेक्ट हो ना हो सानू फर्क नहीं पैंदा, ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि डायरेक्ट होल्डिंग हो या ना हो, बट इनडायरेक्ट होल्डिंग होना जरूरी है। अगर आपकी 9% उस कंपनी में डायरेक्ट होल्डिंग है, डजंट मैटर, 1% इनडायरेक्ट होल्डिंग है ना, तो मिलाकर तो 10 हो रही है ना भाई। विद और विदाउट डायरेक्ट मैं बोल रहा हूं, चाहे विद मिलाकर मतलब डायरेक्ट वाली होल्डिंग मिलाकर इतना परसेंट हो जाए या बिना डायरेक्ट के भी हो, इनडायरेक्ट होनी चाहिए, इनडायरेक्ट होना जरूरी है। अगर एक बंदा ए किसी कंपनी में 11% शेयर होल्ड करता है, मैं बोल रहा हूं, और वो 11% शेयर डायरेक्टली होल्ड कर रहा है, वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर में आएगा ही नहीं। ये सेक्शन कब लगेगा? जब आप इनडायरेक्टली होल्ड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि सर अब देखो वो लॉजिक में तो मैं इतना नहीं उतर पाऊंगा, वो तो हम रेगुलर में डिस्कस करते हैं, बट मैं यहां पर ऐसा समझा रहा हूं, लोग क्या करते हैं, चेन्स बनाकर ना पैसा इनफ्लो कराने की कोशिश करते हैं इन द कंपनीज, और कंपनी को ऐसा रहता है कि कुछ फ्रॉड व्रॉड हो रहा है, तो कंपनी क्या करती है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर पता लगाती है कि अल्टीमेटली इसका एसबीओ कौन है। तो एक बंदे ने पैसे डाले एक कंपनी में, इस कंपनी ने पैसे डाले इस कंपनी में, इस कंपनी ने पैसे डाले इस कंपनी में, इस कंपनी ने पैसे डाले इसमें, और ये कंपनी ने पैसे डाल दी रिलायंस में, तो रिलायंस का सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर इज दिस पर्सन। अगर ये बंदा क्या करता है, सर या तो 10% शेयर होल्ड करता है इनडायरेक्टली, मैं फिर बोल रहा हूं इनडायरेक्टली मतलब पूरे 10% इनडायरेक्टली होल्ड करता हो। इनडायरेक्टली होल्ड होना चाहिए, चाहे डायरेक्ट भी करता हो तो डायरेक्ट वाले भी मिला लेना। मतलब अगर ये बंदा इनडायरेक्टली होल्ड कर रहा था लेट से 2%, डायरेक्टली होल्ड कर रहा है 8%, तो टोटल मिला के तो 10% हो रहा है ना, ही विल बी एसबीओ, ही विल बी एसबीओ। क्योंकि लोग क्या करते थे, उनको पता है अगर सिर्फ इनडायरेक्टली 10% होल्ड करेंगे तो फंस जाएंगे, तो क्या करते थे, डायरेक्टली एक काम करते हैं 5-7% होल्ड कर लेते हैं और इनडायरेक्टली होल्ड करते हैं, ताकि डायरेक्टली 10% में नजर में भी नहीं आएंगे। तो एक काम करते हैं, कंपनी को बोला गया भैया सुनो, अच्छा जब आप इसका सेक्शन पढ़ोगे ना, तो सेक्शन में लिमिट लिखी हुई है 25%। अगर आप बेयर सेक्शन देखोगे जाकर तो सेक्शन में लिमिट है 25%, बट रूल्स में लिमिट दी हुई है 10%। मजे की बात यह है कि हमारे सिलेबस में इसके रूल्स नहीं है, इसके रूल्स खतरनाक है, और हमारे को कोई रूल्स नहीं दिए हुए, आपको ऊपर ऊपर से एकदम मजेदार सेक्शन 90 दिया हुआ है। असली सेक्शन 90 जो होता है ना, जब रूल्स के साथ और इन डिटेल जाकर पढ़ते हैं, वो भाई साहब खतरनाक है, एकदम खतरनाक। बट सच्ची में हमको रूल्स नहीं दिए हुए, सर ये रूल्स नहीं दिए हुए हमको, तब इतना खतरनाक लगता ही है, ठीक है। सोचो इसके रूल्स ही नहीं दिए हुए आपको। तो अगर कोई बंदा, ये ध्यान रखना, जो एसबीओ होना चाहिए यहां पर वो कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए, और जो वो जिसके थ्रू वो इनडायरेक्टली होल्ड कर रहा है, वो जो बीच में मीडिएटर्स बने हुए हैं, वो सारे पर्संस कौन है, वो सारे पर्संस मैं आपको बता रहा हूं, आपको रूल नहीं पढ़ने हैं, बट रूल में अगर आप जाके देखोगे तो यू विल फाइंड दैट पर्संस आर आर्टिफिशियल पर्संस, वो आर्टिफिशियल पर्संस है। सो दिस पर्सन इज इंडिविजुअल पर्सन एंड द पीपल हु आर कवर्ड इन दैट रूल वाले पर्संस आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पर्संस, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली होल्ड कर रहे हो, मैं फिर बोल रहा हूं इनडायरेक्ट होल्डिंग होना जरूरी है। आपकी डायरेक्ट हो तो भी चलेगा, ना हो तो भी चलेगा, हुई तो हम उसे मिला लेंगे, क्लब कर लेंगे, वो मिलाकर और इनडायरेक्ट होल्डिंग क्लब कर देखेंगे कि 10% है। अगर डायरेक्ट नहीं भी है तो कोई बात नहीं, भगाओ, इनडायरेक्ट 10% होना चाहिए।
ठीक है, अगर डायरेक्ट है ही नहीं है तो फिर तो इनडायरेक्ट देखो पूरा 10%, और अगर डायरेक्ट भी है तो फिर डायरेक्ट भी मिला लो और इनडायरेक्ट भी मिला लो, मिलाकर देखना 10%। अगर आप 10% शेयर होल्ड करते हो, या फिर आप उस कंपनी के 10% वोटिंग राइट होल्ड करते हो, या फिर आपके पास उस कंपनी का 10% डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड आता है, या फिर आप उस कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल होल्ड करते हो। नाउ व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल? कंट्रोल का सेम वही मीनिंग है जो आप वहां पढ़कर आए थे जब मैंने आपको सब्सिडरी वाला ड्रामा पढ़ाया था। सब्सिडरी वाले केस में जो कंट्रोल होता था, सेम वही कंट्रोल का मीनिंग है। सेक्शन 2 क्लॉज 27 वही पुराने वाले कंट्रोल का मीनिंग है, कुछ नया नहीं है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका फाइनेंशियल या ऑपरेटिंग डिसीजंस पे इन्फ्लुएंस है, बट कंट्रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल होगा तो फिर वो कंट्रोल में आ जाएगा, अगर कंट्रोल नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब आप उस कंपनी के फाइनेंशियल या ऑपरेटिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो। ठीक, अब आती है बारी सेक्शंस की। ये सेक्शंस क्या बोलते हैं वो ध्यान से सुनना। जो भी ये इंडिविजुअल है, ये जो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर जब ये बनेगा, एक्वायर करेगा या उसमें कुछ चेंज आएगा, तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको बेन 1 फाइल करना पड़ेगा टू द कंपनी। कंपनी को बताना पड़ेगा कि मैं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर हूं, मैं तुम्हारी कंपनी में इतनी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनरशिप होल्ड करता हूं, यह आपको कंपनी को बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब ये रूल्स आए थे, नए नए रूल्स आए थे, आपको पता है इसके लिए अलग से रूल्स बने हुए हैं। ऑल्दो दिस सेक्शन इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बट इसके रूल्स का नाम कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स नहीं है। इसके लिए ये बेनिफिशियल एसबीओ रूल्स अलग से बने हुए हैं। तो जब ये रूल्स अलग से आए थे तो उस समय भी अगर कोई बंदा इन रूल्स में फॉल कर गया, जैसे ये रूल्स आ जाए सपोज, तो अभी इससे पहले तो ऐसी कोई कहानी थी नहीं, अब ये रूल्स आए तो मुझे पता चल गया ओ मेरी भी तो इनडायरेक्ट ऑनरशिप है, तो मेरी जो वो इनडायरेक्ट ऑनरशिप है मुझे भी 90 डेज के अंदर कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा इन द फॉर्म नंबर बेन 1। फिर कंपनी क्या करेगी? कंपनी बेन 3 में एक रजिस्टर मेंटेन करेगी जिसके अंदर सारे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर्स का नाम लिखेगी, एड्रेस लिखेगी और उनकी डिटेल्स लिखेगी। ये रजिस्टर को इंस्पेक्ट किया जा सकता है। इंस्पेक्शन की मैक्सिमम फीस कितनी होगी? 50 रुपए। पर वही बात है, कंपनी टाइम को रिड्यूस कर सकती है, पर 2 घंटे से कम, ज्यादा 2 घंटे से कम रिड्यूस नहीं कर सकती, 2 घंटे से सॉरी ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकती। मतलब ऐसा नहीं बोल सकती कि 5 मिनट के लिए खोलेंगे बस इंस्पेक्शन, 12:05 पे आना, 12:10 पे इंस्पेक्शन खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद मैंने बोला जैसी कंपनी के पास ये डिक्लेरेशन आएगी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर की, कंपनी को जाकर आरओसी को बताना पड़ेगा, आरओसी एक सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर की रिक्वेस्ट आई है, मतलब ऐसा ऐसा डिटेल आई है कि भैया मैं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर हूं, तो ये जाकर आरओसी को बताओ और तुम आरओसी को बताओगे इन द फॉर्म नंबर बेन 2। यानी एसबीओ कंपनी को बताएगा बेन 1 में और तुम जाकर बताओगे बेन 2 में। कंपनी क्या करेगी? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कंपनी को अगर कोई एसबीओ अगर खुद नहीं बता रहा ना, तो इट इज ऑल्सो ऑन द ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी कि कंपनी भी नेसेसरी स्टेप्स लेगी ढूंढने के कि कहीं कोई एसबीओ तो नहीं है, क्योंकि कंपनी को भी थोड़ा थोड़ा खटका लगेगा, यार ये हमारी कंपनी में शेयर क्यों होल्ड कर रहा है और ये इधर होल्डिंग, अरे ये तो कंपनी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कहीं कोई एसबीओ तो छुप के नहीं बैठा। तो कंपनी क्या करेगी? नोटिस भेजेगी बेन 4 में। अब ध्यान से सुनना, नोटिस किसको भेजेगी? अगर कंपनी को कोई कहीं पर सस्पेक्ट है, कंपनी को लगता है भाई तू हमारा एसबीओ है, तो उसको नोटिस भेज देगी कि बता तू एसबीओ है या नहीं है। या फिर पिछले 3 साल में कंपनी को लगता था कि तू पिछले 3 साल में एसबीओ था, तो ऐसे बंदे को भी नोटिस भेज सकती है। तो कंपनी नोटिस भेज सकती है ऐसे पर्सन को जिसका कंपनी को लगता है वो आज हमारा एसबीओ है, या फिर कंपनी ऐसे किसी पर्सन को भी नोटिस भेज सकती है जो पिछले 3 साल में कभी हमारा एसबीओ रह चुका है, या फिर कंपनी किसी ऐसे बंदे को नोटिस भेज सकती है हु इज द पर्सन हु इज हैविंग नॉलेज ऑफ एसबीओ। यानी हम किसी ऐसे बंदे को नोटिस भेज देंगे, हमें लगता है कि तुझे पता है कि एसबीओ कौन है, तू बता। या फिर चौथा, ये तो बहुत ही अति हो गई, कंपनी ऐसे किसी बंदे को नोटिस भेज देगी जिस बंदे को यह पता है कि कोई ऐसा बंदा है जिसको पता है कि एसबीओ कौन है। वाओ, मतलब कंपनी ऐसे किसी पर्सन को नोटिस भेज रही है जिस पर्सन को किसी ऐसे पर्सन के बारे में पता है जो पर्सन एसबीओ को जानता है, तो ऐसे पर्सन को भी नोटिस भेजा जा सकता है। वाह वाह, बहुत ही आगे तक की सोच रही है कंपनी। और ये कंसर्न पर्सन कंपनी को रिप्लाई देगा 30 डेज के अंदर, बताएगा, सारी अपनी जस्टिफिकेशन देगा। या तो सर इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया 30 दिन के अंदर, या फिर जो इसका रिप्लाई आया कंपनी बोली ना 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 हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो कंपनी 15 दिन के अंदर अंदर एनसीएलटी को जाके बोलेगी कि एक काम करो, इन शेयर के रिस्पेक्ट में सारी रेस्ट्रिक्शन डाल दो, कुछ राइट ही एक्सरसाइज नहीं हो पाएंगे, कलेश ही खत्म। एनसीएलटी आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड 60 डेज के अंदर अंदर ऑर्डर पास कर देगा रेस्ट्रिक्शंस का। फिर कंपनी या एग्रीव्ड पर्सन जो भी होगा विद इन अ ईयर एप्लीकेशन डाल सकते हैं एनसीएलटी को कि प्लीज आप ये रेस्ट्रिक्शंस क्या कर दो, लिफ्ट कर दो, यानी ये रेस्ट्रिक्शंस को हटा दो। और अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं डलती 1 साल के अंदर अंदर, तो शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे कहां पर? आईईपीएफ में, यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। और अगर आपने
पर्सन ने डिक्लेरेशन ही फाइल नहीं करी, यानी एसबीओ ने डिक्लेरेशन फाइल नहीं करी, तो पेनल्टी लगेगी 50,000, 1,000 रुपए पर डे, मैक्सिमम 2 लाख रुपए। और अगर कंपनी ने रजिस्टर नहीं बनाया, या कंपनी ने बेन टू फाइल नहीं करा, या कंपनी ने नेसेसरी स्टेप्स नहीं लिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि एसबीओ कौन है, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी 1 लाख रुपए, 500 रुपए पर डे, मैक्सिमम 5 लाख। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 25,000, 200 रुपए पर डे, मैक्सिमम 1 लाख रुपए। और अगर पर्सन ने विलफुली, इंटेंशनली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी, या फॉल्स इंफॉर्मेशन दी, या मटेरियल इंफॉर्मेशन को छुपा लिया यानी सप्रेस कर लिया, तो देन इन दैट केस वो पर्सन लायबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 447। तो अगर मैं सबसेक्शन 5, 6, 7, 8 और 9 की एक टाइमलाइन बनाऊं, तो मैंने क्या बोला, कंपनी जो है नोटिस भेजेगी बेन 4 में, फिर उसके बाद रिप्लाई आएगा 30 डेज के अंदर। अगर रिप्लाई आ गया तो ठीक है, और वो सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा तो 15 दिन के अंदर एनसीएलटी को रिक्वेस्ट लग जाएगी कि रेस्ट्रिक्शन डाल दो, या फिर अगर रिप्लाई ही नहीं आया था तो 30 डेज बीतने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर रिक्वेस्ट डल जाएगी। फिर जैसे ही रेस्ट्रिक्शन डाल देगा एनसीएलटी 60 डेज के अंदर अंदर, जब उसके पास एप्लीकेशन आई होगी 60 डेज के अंदर अंदर वो रेस्ट्रिक्शन लगा देगा, ऑर्डर पास कर देगा रेस्ट्रिक्शन का। और जब आपका ऑर्डर पास हुआ, वहां से 1 साल के अंदर अंदर आप रेस्ट्रिक्शन लिफ्ट कराने के लिए क्या कर सकते हो, अपील डाल सकते हो। पर अगर वो भी नहीं डली तो फिर उसके बाद शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे आईईपीएफ में। दिस इज द कंप्लीट टाइमलाइन। ऊपर ऑल दो मैंने पढ़ा दी थी, बट लास्ट में एक टाइमलाइन को मैंने कंपाइल कर दिया। और ये छुटकू सा सेशन था। इस सेशन के अंदर हमने कवर कर लिया सेक्शन नंबर 88 से लेकर 95। इजी सेक्शन है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार इन सेक्शन को रिवाइज कर लिया ना अच्छे से तो कवर हो जाएगा, ठीक है। पर कर लेना अच्छे से, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक, राइट। यस, सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। आपको फटाफट से जाके, अरे दबा दो ना, लाइक का बटन दबा दो ना, क्या जा रहा है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड नए हो तो पक्का से सब्सक्राइब कर ही लेना, ताकि ऐसा अच्छा कंटेंट और तुमको मिलता रहे, ठीक है। एंड यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड keep working very very hard as someone somewhere is waiting for success. Thank you so much, tata, bye bye.